हाँ तो फ्रेंड्स कहते हैं यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनता है आशियाना, तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। आइए इसी जज्बात के साथ रोज की तरह आज भी हम लोग एक नई सेट मैथ का सेट नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे, जिसका पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है। आप वहां से जा करके क्वेश्चन का पीडीएफ डाउनलोड करेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तो उसका आप इस वीडियो का डिस्कशन देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज मैथ 27 का हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है ए, बी और सी किसी कारोबार में 47,000 रुपये अंश दान देते हैं। यदि ए बी से 7,000 रुपये अधिक और बी सी से 5,000 अधिक अंश दान देता है तो कुल लाभ 9400 रुपये में बी का प्राप्त लाभ ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि कोई ए है, बी है और सी है। मान लीजिए कि जो सी जो है से अंश दान देता है, मान लीजिए कि 100 रुपया देता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि सी से बी है से 5,000 रुपया अधिक, यानी कि कितना दिया होगा x प्लस 5,000, और बोल रहा है कि ए है से बी से 7,000 अधिक, तो ई से ए है से कितना 7,000 अधिक देता है। तो x प्लस 5,000 यहाँ है और 7,000 इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 12,000 हो जाएगा। यानी कि तीनों ए बी सी जो मिल करके जो अंश दान देते हैं वो टोटल राशि 47,000 रुपया देते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि x प्लस ये तीनों का योग कर देंगे, ठीक है, जोड़ेंगे तो टोटल कितना राशि देते हैं इन लोग तीनों मिल करके 47,000 रुपया देते हैं। तो चलिए तीनों को जोड़ देते हैं, x प्लस 12,000 प्लस x प्लस 5,000 प्लस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 47,000, ठीक है। यहाँ से हम अगर ऐड करेंगे तो x कितना हो जाएगा 3x प्लस 12 5 17, ठीक है। यहाँ 17,000 लिख दे रहे हैं, यहाँ कितना हो जाएगा 47,000, ठीक है। अगर यहाँ से अगर 17,000 को यहाँ पे घटाते हैं तो कितना बच जाएगा 3x इज इक्वल टू 47 में से 17 यानी कि 30,000, यानी कि x का वैल्यू जो आ जाएगा से कितना 10,000 रुपया क्या है x का वैल्यू आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कुल राशि देता है तो 10,000 और 12,000 कितना a है से टोटल 22,000 रुपया देता है। अगर b की बात करें तो 10,000 प्लस 5,000 कितना 15,000 और x कितना 10,000, यानी कि ए बी सी जो है से ए देता है 22,000, बी देता है 15,000 और सी देता है 10,000। और यही तीनों का जो लाभांश है, इन लोग का जो फायदा प्राप्त होता है, फायदा जो होता है वो 9400 रुपया होता है। फायदा यानी कि लाभ हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि बी का इसमें कितना भाग होगा, ठीक है। तो चलिए इसका रेशियो फाइंड करेंगे, तो 3 0 से 3 0 कट कर देंगे तो हमारा जो ए बी सी का जो रेशियो हो जाएगा 22 अनुपात 15 अनुपात और कितना 10 अनुपात। चलिए x मान ले रहे हैं इसको, यानी कि बोल सकते हैं कि तीनों का जो है मिला करके टोटल लाभ कितना होना चाहिए 9400। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि 22 15 37 और 10 47, यानी कि 47x बराबर 9400। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 200 आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि b का जो लाभ का हिस्सा जो होगा तो कितना 15 गुना 200, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि 15 गुना 30, 3,000 रुपये जो हो जाएगा से b का लाभ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए का सी हो जाएगा, पहला का सी। चलिए ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि गेहूं का एक ढेर शंकु के रूप में है, जिसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। तो इस ढेर को कैनवास से ढके जाने पर आवश्यक क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि एक शंकुआकार गेहूं का ढेर है, गेहूं का ढेरी लगाएंगे ऐसा ही सब शंकुआकार हो जाएगा। इसका जो व्यास दिया हुआ है कितना 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ऊंचाई जो दिया हुआ है
से 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि रेडियस यहाँ कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम तिर्यक ऊंचाई L निकाल लेंगे। L बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको ये दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। ठीक है, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि बोल देंगे 3 3 9 और 25 कितना होता है 36, यानी कि जो तिर्यक ऊंचाई आ गया, ये जो तिर्यक ऊंचाई L का वैल्यू जो आ गया से 6 सेंटीमीटर आ गया। तो अब बोलिए कि इसका हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या हो जाता है, पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल होता है, तो पाई का वैल्यू कितना 22/7, आर कितना है हमारा 5 है, अब एल कितना हो जाएगा 6। अगर इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 × 35 और 22 दिया कितना 660/7, और 660/7 करेंगे तो यही जो हो जाएगा मेरा 94.28 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, जो कि 2 का ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि 3 संख्याओं का अनुपात 3/4 अनुपात 5/8 अनुपात 7/12 है। यदि इनमें से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का बीच का अंतर जो है से 48 है, तो सबसे बड़ी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए कोई 3 गो अनुपात दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है 5/8 और 1 दिया हुआ है 7/12। अब इसमें बोल रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का जो अंतर है से 48 है। तो अब एक बात बताइए कि सबसे बड़ी कौन है, सबसे छोटी कौन है, इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम देखते हैं इसका बेस में कितना है 4 8 12, इसका एलसीएम हम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, 24 से सब में हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको होल नंबर में चेंज करने के लिए। ठीक है, फ्रैक्शन से, तो 4 6 कितना होता है 24, 8 3 24 और 12 दूना 24, यानी कि इसका जो अनुपात आ जाएगा 18:15:14। तो आप तो यहाँ से देख सकते हैं ना कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर की बात करें तो हम इसको x साथ में लिख देते हैं, यानी कि 14 में से अगर 18 में से अगर 14 घटा देंगे, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या का अंतर की बात कर रहा है 48 है, तो 18 में से 14 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देंगे 4x, 18 में से 14 4x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है यहाँ पे 48 दिया हुआ है, यानी कि x का जो वैल्यू आ जाएगा से 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि तो सबसे बड़ी संख्या के ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा कितना है 18, तो 18 गुना कितना कर देंगे 12। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या की बात करें, बड़ी संख्या तो 18 x है, तो 18 गुना क्या कर देंगे 12, 18 दूना 36 के 6 हाथ में 3, 18 और 3 21, यानी कि 216 जो है से सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा, जो कि 3 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा से बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि x + y = 2 दिया हुआ है और 1/x + 1/y = दिया हुआ है 18/5 दिया हुआ है, तो x³ + y³ बराबर वाट। ठीक है, यहाँ पे ये ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ से अगर हम इसको अगर मल्टीप्लाई, इसको अगर आगे सोल्यूट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ऊपर लिखेंगे x + y बटा कितना xy, एलसीएम ले लिए हैं, कितना हो जाएगा 18/5, और ये x + y का वैल्यू हमारा दिया हुआ है कितना 2, तो 2/x + y इज इक्वल कितना 18/5, यानी कि बोल सकते हैं कि x + y का वैल्यू आ जाएगा 5/9 आ जाएगा। ठीक है, तो एक चीज बताइए कि जब x + y बराबर 5/9 आ गया तो इसको क्या हम लोग करते हैं कि x + y नहीं है, xy का वैल्यू आएगा ना, माइनर मिस्टेक हुआ, xy का वैल्यू 5/9 आ गया। तो अब हमको चूंकि पता है कि x + y का जो वैल्यू दिया हुआ है से 2 दिया हुआ है, तो दोनों साइड हम लोग क्यूब निकालना है, इसलिए क्यूब करते हैं। ठीक है, तो दोनों साइड क्यूब करेंगे तो देखिए क्या होता है, x³ + y³ + 3xy
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 का क्यूब करेंगे कितना 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये टर्म को हमको फाइंड करना है, इसको यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 एक्स वाई का वैल्यू कितना है 5/9 और एक्स प्लस वाई का वैल्यू 2 है, यहाँ 8 लिख देंगे। यहाँ से अगर करते हैं तो एक्स प्लस वाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू बताइए यहाँ से 3 तिया 9 यानी कि 5/3 यहाँ बचा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/3 यहाँ प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि 8 में से 5 10/3 घटा देंगे, यानी कि यहाँ बोल सकते हैं कि 8 3 के 24 माइनस अगर 10 करेंगे तो 14 कितना हो जाएगा 3। अगर इसी को अगर हम एथी में लिखते हैं फ्रैक्शन में लिखते हैं तो चलिए यहाँ से अगर करेंगे तो 3 चौके 12 और 2 14, यानी कि ये जो हमारा आंसर आ गया एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का वैल्यू 4.2/3 यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 का ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा से बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है किसी वर्ग का परिमाप 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है। ठीक है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई वर्ग है, वर्ग का चारों भुजा क्या होता है आपस में बराबर होता है। इसका जो बोल रहा है कि परिमाप क्या, यानी कि एक भुजा ए है तो परिमाप बराबर बोल देंगे कितना 4a हो जाएगा। ठीक है, यहां से आगे बात बोलता है कि इसका जो परिमाप है तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का परिधि के बराबर है। तो देखिए मान लीजिए कि कोई वृत्त है, इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है आर का वैल्यू, तो इसका अगर परिधि बोले कितना होता है 2πr होता है। यहां से हम लिख देंगे कितना 2 गुना 22/7 गुना आर का वैल्यू कितना है 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, यानी कि कितना हो गया 44 हो गया। तो बोल रहा है कि एक वर्ग का परिमाप इस वृत्त के परिधि के बराबर है। तो यहां से क्या लिख सकते हैं कि 4a बराबर कितना 44, यानी कि a का जो वैल्यू आ गया हमारा कितना आ गया 11 आ गया। तो अब बताइए कि a का वैल्यू 11 आ गया, तो बताइए कि इस वर्ग का क्षेत्रफल की बात करें, एरिया बोले तो भुजा स्क्वायर होता है, तो 11 कितना हो गया 121 हो गया। अब इस वृत्त का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो कितना होता है πr स्क्वायर होता है, तो 22/7 गुना आर की बात करें तो 7 गुना कितना 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1, 7 दूना 14 है 15, 154। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया 154 हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल 154, और बोल रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 121 है। अगर यहाँ से अगर बात करें 11 से काटेंगे तो 11 बार में, और इसको करेंगे तो 14 बार में, यानी कि 14:11 हमारा क्या हो जाएगा इन लोग का अनुपात हो जाएगा, क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। यही पूछ रहा था क्वेश्चन में, तो 5 का ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा से सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि वह संख्या जिसके एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड होते हैं क्या कहलाती है। तो सबको पता है कि कोई भी संख्या का एक और उसके साथ अगर कोई और गुणनखंड होता है तो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है सम संख्या, अभाज्य संख्या, विषम संख्या और भाज्य संख्या। तो सब कोई को पता है कि भाज्य संख्या होगा, तो हम बोल सकते हैं 6 का ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि 12, 35 और 37 भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल आयत के मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी भुजाओं का अनुपात जो है तो 7:3 है। तो बताइए कि मैदान का परिमाप ज्ञात करना है। तो एक आयताकार मैदान है, ठीक है, इसका जो भुजा का जो अनुपात है तो दिया हुआ है कितना 7:3 दिया हुआ है, यानी 3:7 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये देख लेते हैं, और बोल रहा है कि एक त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है, तो भुजा दिया हुआ है 12 दिया हुआ है,
12 दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है और कितना दिया हुआ है 37। अगर यहाँ से ध्यान से देखिएगा तो ये जो त्रिभुज है किस प्रकार का त्रिभुज है, कोई भी अगर बोल सकते हैं तो यहाँ से हम ये देख करके बोल सकते हैं कि 12 है और 35 और 37 है। तो यहाँ देखने से पता चल रहा है कि 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 37 का स्क्वायर हो जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो पाइथागोरस का ट्रिप्लॉइड है, ट्रिपलेट दिया हुआ है, ठीक है। मतलब कि बोल सकते हैं कि जो भी एक त्रिभुज रहा होगा वो क्या रहा होगा, समकोण रहा होगा। अगर ये अगर 35 है, ये 12 है, तो ये कितना हो जाएगा 37, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से ये ट्रिपलेट का एक अंक दिया हुआ है। ये आपको याद करना पड़ रहा है कि मान लीजिए कि किसका कितना स्क्वायर करेंगे तो हाइपोटेनियस के बराबर हो जाएगा, यानी कि लंब स्क्वायर प्लस बेस का अगर स्क्वायर करेंगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो जाता है, कर्ण का स्क्वायर हो जाता है। ये देखना पड़ता है और कुछ संख्या को याद करना पड़ता है। तो ये ट्रिपलेट दिया हुआ है। तो अब बोल रहा है क्वेश्चन में बोल रहा था कि त्रिभुजाकार जो इसका भूखंड का जो क्षेत्रफल है, इसका सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर क्या लिख सकते हैं 1/2 गुना बेस गुना हाइट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना 1/2 गुना 12 गुना कितना 35। अगर यहाँ से करें तो 6 × 5 = 30 के 0 हाथ में 3 6 × 18 और 3 21, यानी कि 210 हमारा आ गया कितना 210 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और क्वेश्चन में बोल रहा था कि आयताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। तो हम बोल सकते हैं कि ये आयताकार मैदान का जो क्षेत्रफल है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल के बराबर है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल यहाँ अनुपात दिया हुआ है, तो चलिए इसको x मान लेते हैं। तो लंबाई गुना क्या होता है चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे तो 17 21 x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका 210 दिया हुआ है। यहाँ से अगर 21 दें अगर करें तो 10 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा √10। तो बोल रहा है कि जब इतना आ गया तो इस आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका परिमाप बराबर क्या होता है 2 × l + b होता है। तो यहाँ 2 गुना l + b की बात करें तो 7 3 कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 20x लिख देंगे। अगर 20x जब आ गया इसका परिमाप तो बताइए कि x का वैल्यू कितना है √10 है। तो हम बोल सकते हैं कि 20 √10 जो है तो क्या हो जाएगा इसका परिमाप हो जाएगा, ठीक है। और परिमाप ही क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो 7 का ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा तो बी हो जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा था, इसके लिए घबराना नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है, आप मेहनत करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो मेहनत करते हैं उनसे कोई ऐसा काम जो है जो ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि 5 tan थीटा बराबर 4 हो तो 3 sin थीटा - 2 sin थीटा डिवाइडेड बाई 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। दिया हुआ है 5 tan थीटा बराबर 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 3 sin थीटा - 2 cos थीटा डिवाइडेड बाई 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर क्या, यही फाइंड करना है। देखिए यही क्वेश्चन है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये 5 अगर गुना है तो यहाँ पे भागा चल जाएगा। और 10 को क्या लिख सकते हैं sin थीटा बटा cos थीटा 4/5, यहाँ से ये आ गया। तो यहाँ से जो हम कंसीडर करेंगे sin थीटा बराबर 4 और cos थीटा बराबर 5 को कंसीडर करते हैं। चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। यहाँ से लिख सकते हैं 3 गुना sin थीटा का वैल्यू कितना 4 - 2 गुना cos थीटा का वैल्यू 5। अगर यहाँ करेंगे तो 2 sin थीटा का कितना 4 और यहाँ प्लस 3 cos थीटा का वैल्यू कितना है 5। चलिए आगे अगर करते हैं तो 4 की 12 में से अगर 10 घटा देंगे तो कितना 2 बच जाएगा। और 4 दूना 8 और 5 ये 15 8 कितना हो जाएगा 23। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 3/23, जो कि 8 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा तो हमारा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि 3/4 3/5 3/7 3/11, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें से सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। तो ठीक है, जब फ्रैक्शन में दिया हुआ रहता है और अगर कोई भी चीज़ फ्रैक्शन में दिया हुआ है और अगर सबसे छोटा अगर ज्ञात करना है तो देखिए एक हम बहुत अच्छा सस्ता सा उपाय बताते हैं। देखिए
यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की कितना हो गया 15, इसके सामने 15 लिख देंगे, नीचे से स्टार्ट करना है, ठीक है। 4 की कितना 12। तो अभी दो को में डिसाइड हो गया कि इसका मान 15 है, इसका मान 12 है, तो छोटा कौन है ये है, तो इसको चलिए काट देते हैं, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कि 17 कितना हो गया 21 हो गया, और 5 की कितना हो गया 15, यानी यहाँ से कह सकते हैं कि ये 21 है, ये 15 है, तो छोटा को कंसीडर करना है, चलिए इसको भी काट देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 11 कितना 33 और 17 21, यानी कि यहाँ 33 इसका वैल्यू है, और मान लीजिए कि इसका वैल्यू 21 है, तो सबसे छोटा कौन सा हो गया ये हो गया, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि सबसे न्यूनतम भिन्न अगर बात किया जाए तो 3/11 हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन में एक कॉमन पॉइंट और था कि सब के नीचे में कितना है, सबके नीचे में क्या है, सबके अगर ऊपर में बात करें तो सबके ऊपर में कितना है 3 है। तो अब बताइए कि सबसे कोई भी संख्या में जितना बड़ी संख्या से भाग देंगे उतना छोटी होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 में 4 से भाग दिया जा रहा है और 3 में 11 से भाग दिया जा रहा है। तो 3 में जितने बड़ा संख्या से अगर भाग देंगे क्या उसका वैल्यू उतना ही छोटा होगा, और मान लीजिए कि 3 में क्या जितना ही छोटा संख्या से भाग देंगे उतना ही बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम ऐसे भी देख करके बोल सकते हैं कि 3/11 हमारा आंसर हो जाता। लेकिन अगर यहाँ फ्रैक्शन जो ऊपर में मान लीजिए कि ऊपर में अगर मान लीजिए कि अगर बराबर नहीं होता तब जाकर के ये हम फार्मूला यूज करते हैं और ऐसे आसानी से एग्जाम में बना लेते हैं, ठीक है। चलिए इसी प्रकार 9 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि 144 पेंसिल 24 रुपये प्रति दर्जन के दर से खरीदी गई है। यदि प्रत्येक पेंसिल को 2.5 रुपये की दर से अगर बेचा जाता है तो बताइए कि लाभ क्या होगा, ठीक है। देखिएगा 144 हो चाहे 244 हो चाहे 544 हो, क्वेश्चन में एक बात बोला गया है कि प्रति दर्जन कितना 24 रुपये, यानी कि एक दर्जन पेंसिल जो है से 24 रुपये में खरीदा जा रहा है, ठीक है। तो अब बताइए कि एक दर्जन में कितना 12, तो 12 पेंसिल लिख देते हैं, 12 पेंसिल जो है तो कितना 24 रुपया। तो बताइए कि एक पेंसिल का जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 रुपया हो जाएगा, ठीक है। और अगर एक पेंसिल का दिया हुआ है सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कितना 2.5 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी पेंसिल को 2 रुपये में खरीदा जाए और 2.5 रुपये में बेचा जाए तो फायदा की अगर बात करें तो फायदा कितना हो जाएगा 50 पैसा का हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि 50 पैसा इसमें कितना हो रहा है फायदा हो रहा है, तो इसका परसेंटेज ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। इससे 4 बार में और 4 से कितना 25 बार में, यानी कि हम बोल सकते हैं कि पेंसिल को बेचने में 25% का हमको क्या हुआ बेनिफिट हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर 10 का हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि 2 भाइयों का आयु का अनुपात जो है 5:8 है और उनकी आयु का अंतर जो है 12 है। तो बताइए कि उनकी आयु का योग क्या होगा। मान लीजिए कि 2 भाई हैं, कोई ए है भाई और कोई बी, 2 भाई हैं, ठीक है। इन लोग का आयु का अनुपात जो दिया हुआ है 5:8 दिया हुआ है। तो चलिए इसको x के टर्म में लिख ले रहे हैं। बोल रहा है कि यही दोनों का जो अंतर जो दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों का अंतर जो दिया हुआ है 12 वर्ष का है, यानी कि 8 में से अगर 5 घटाएंगे तो 3x का वैल्यू कितना आ जाएगा 12, यानी कि x का वैल्यू अगर बात करें तो कितना 4 आ जाएगा, 4 वर्ष, ठीक है। तो बोल रहा है कि इन लोग का योग क्या होगा, तो योग ज्ञात करने के लिए जोड़ देंगे कितना 8 5 13x हो जाएगा। तो 13 गुना x का वैल्यू कितना है 4 वर्ष, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 52 वर्ष, यानी कि दोनों भाइयों का जो उम्र का जो अंतर था वो कितना 12 वर्ष का था, और अगर जोड़ देंगे तो उन लोग का उम्र कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। चलिए ठीक है। अगर यहीं से अगर क्वेश्चन में पूछ देता कि पहला भाई और दूसरा भाई का एज कितना होता, तो x का वैल्यू 4 है तो इसका कितना हो जाता 20 हो जाता, और इसका कितना हो जाता 32। तो यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं कि ये दोनों का अंतर है 12 है और योग कितना हो जा रहा है 52 वर्ष हो जा रहा है। इसी प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं रेशियो मेथड से। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि x और y किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करते हैं। x अकेला 9 दिन में समाप्त करता है, तो y कितना दिन में। मान लीजिए कि x y जो है तो कितना 6 दिन में बोल रहा है, और बोल रहा है कि x ऐसे 9 दिन में बोल रहा है, तो y बराबर निकाल लेंगे। इस 1/6 में से 1/9 को क्या कर देंगे घटा देंगे, 1/6 माइनस 1/9। और इसको शॉर्ट में करने के लिए क्या हम लोग करते हैं
6 गुना 9 बटा कितना 6, 9 में से 6 कर देंगे 3, 3 गुना 6, यानी कि जो y है से 18 दिन में क्या करेगा, इस काम को पूरा करेगा, जो कि 12 का ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा से सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि एक संख्या दिया हुआ है 63, 47, 85, ठीक है। इस संख्या में बोल रहा है कि 8 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। स्थानीय मान ज्ञात करने की बात कर रहा है। तो देखिए, जब भी स्थानीय मान इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसका 2 ही टर्म में क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। पहला पूछता है कि इसका जातीय मान बता दीजिए, और दूसरा पूछता है कि स्थानीय मान बता दीजिए। जातीय मान बोले तो फेस वैल्यू की बात करता है, और स्थानीय मान की बात करें तो प्लस वैल्यू की बात करता है। यानी कि इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्या पूछ रहा है, स्थानीय मान यानी कि प्लस वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। और दूसरा का क्वेश्चन पूछता है कि जातीय मान, जातीय मान यानी कि क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। यही दो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और कुछ नहीं पूछता है। तो अब देखिए, अगर स्थानीय मान की अगर बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे इसका स्थान क्या है, ठीक है। तो इस चुपचाप स्थानीय मान निकालने के लिए इस संख्या को हम लिख देते हैं। स्थानीय मान अगर बोलता तो इस संख्या को हम लिख करके यहाँ लिख देंगे इस संख्या को, और उसको छोड़ करके जितना इधर जो संख्या बचता है उतना 0 बैठा देते हैं, ठीक है। तो यानी इसका अगर स्थानीय मान की अगर बात करता तो स्थानीय मान जो हो जाता 80 हो जाता। लेकिन जातीय अगर मान पूछता, फेस वैल्यू पूछता, तो फेस वैल्यू क्या मतलब कि देखने में कैसा लग रहा है, किस टाइप का दिख रहा है, कौन है, तो क्या बोल सकते हैं कि 8 बोल सकते हैं। तो अगर इसका अगर जातीय मान अगर किसी भी संख्या में किसी भी अंक का अगर पूछता है तो उसी संख्या को लिख देते हैं, और स्थानीय मान अगर बोलता है तो उस संख्या को लिखने के बाद उसके दाहिना साइड में जितना संख्या रहता है उतना हम क्या बैठा देते हैं, 0 बैठा देते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर बी, 80 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 10% की दर से लगने वाले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 62 रुपया है। तो बताइए कि राशि क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है, टाइम जो दिया हुआ है तो 3 वर्ष दिया हुआ है, और रेट जो दिया हुआ है तो कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है। चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, और बोल रहा है साधारण ब्याज यानी कि SI, सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको पहले अगर मेरा टेस्ट देख रहे होंगे तो उसमें हम बोले थे कि अगर 3 साल का अगर 10% के हिसाब से अगर चक्रवृद्धि ब्याज बोले तो डायरेक्ट कितना होता है, 33.1% होता है, ठीक है। और साधारण ब्याज की बात करें तो 1 साल में 10%, तो 3 साल में कितना, 30%। तो हम बोल सकते हैं कि 30% का, और यही दोनों का जो अंतर दिया हुआ है तो कितना, 62 रुपये का दिया हुआ है। यानी कि बोल सकते हैं कि 33.1% में से अगर हम 30% अगर हटा देते हैं तो कितना, 3.1% का जो वैल्यू हो जाएगा यही कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। तो 1% का वैल्यू बराबर क्या बोल देंगे, 62 बटा 3.1। इसी 1 को अगर हटाते हैं तो ऊपर में 0, 31 दूना कितना, 62। यानी कि 1% बराबर 20 आ गया। तो 100% का वैल्यू हम निकाल लेंगे, 100% का वैल्यू निकालेंगे तो 20 पर 2 0 बैठा देंगे। यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल रहा होगा वो क्या रहा होगा, 2000 रहा होगा, जो कि 14 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। पंद्रह नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि P कार्य करने में Q से दोगुना सक्षम है, ठीक है। दोनों एक साथ मिल करके एक काम को 22 दिनों में करते हैं, तो Q अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। यहाँ क्षमता की बात कर रहा है, P और Q का क्षमता, क्षमता बोले तो इफिशियंसी की बात कर रहा है। इन लोग का जो क्षमता का अनुपात जो होगा तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि P कार्य करने में Q से दोगुना सक्षम है, Q से दोगुना सक्षम है, तो 2:1 इन लोग का क्षमता दिया हुआ है। और बोल रहा है कि यदि P और Q अगर मिलते हैं तो कितना,
22 दिन में काम को पूरा करते हैं। तो Q कितना दिन में करेगा? तो देखिए हम यहाँ से बोल सकते हैं कि P और Q को अगर मिला देते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर Q की अगर बात करें तो 1 हो जाएगा। तो अब हमारा एक का वैल्यू दिया हुआ है, P प्लस Q का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 22 दिन दिया हुआ है। तो 22 इसे लिखते हैं 22 गुना। अब आपको बताना है कि 3 और 1 में आपको फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। अब बताइए कि P और Q मिलकर के अगर किसी काम को 22 दिन में करते हैं तो अब बताइए कि Q अगर अकेला करेगा तो सिंपल सी बात है कि 22 दिन से क्या ज़्यादा समय लेगा, ये आपको कंसीडर करना है। तो 3 और 1 को किस फ्रैक्शन में हम लिखें? ऊपरे 1 को लिखें कि नीचे 3 को लिखें? किस टाइप से लिखें कि 22 जो Q का वैल्यू होगा तो 22 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 3 बटा क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। यानी कि कितना 66 दिन जो हो जा रहा है उस काम को Q अकेले करने में लगा देगा। ठीक है, जो कि 15 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा C हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि यदि 3 संख्या का अनुपात जो है 4:5:7 है तो सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। यदि तीनों संख्याओं का कुल योग 320 है। ठीक है, तो 3 संख्या है, 3 संख्या का अनुपात दो दिया हुआ है, 4:5:7 दिया हुआ है और तीनों का जो योग दिया हुआ है 320 दिया हुआ है। तो हम बोल सकते हैं क्या कि 4x इसमें लगा दे रहे हैं, 4x + 5x + 7x बराबर कितना? 320। ठीक है, तो 4 5 9 7 कितना होता है? 16x बराबर 320। तो x का वैल्यू मेरा क्या आ गया? 20 आ गया। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग बताइए। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? a है और सबसे बड़ी संख्या a है। तो ये दोनों का योग ज्ञात करने की बात कर रहा है। तो 7 4 कितना हो जाएगा? 11x हो जाएगा। ठीक है, तो 11x को हम लिख सकते हैं 11 गुना x का वैल्यू कितना है? 20 है, तो 20 लिख देते हैं। यानी कि 11 गुना अगर 20 करेंगे तो 220 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। यानी कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योग जो हो जाएगा तो 220 हो जाएगा। ठीक है, जो कि 16 का ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि P ने एक वस्तु को 1200 रुपये में खरीदा और 10% का लाभ कम पर बेच देता है। यदि अगर 1380 रुपये में अगर उसको बेचता तो बताइए कि लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती। ठीक है, तो हम देखिए मान लीजिए कि कोई P है, वो है से किसी वस्तु को कितना 1200 रुपये में खरीदता है। ठीक है, और 10%, पहला बात बोल रहा है कि 10% पे बेचता है और दूसरा का टर्म में बोल रहा है कि इसको कितना 1380 रुपये में बेचता है। तो एक बताइए कि 1380 रुपये में बेचेगा तो कितना % का लाभ हो गया? तो 1200 रुपये को कोई वस्तु को 1380 रुपये में अगर बेचा जाए तो कै रुपये का लाभ हुआ? 180 रुपये का। तो 180 क्या 180 का हम परसेंटेज निकाल देंगे कितना? 1200 का। चलिए निकालते हैं यहाँ से 1 0 से 1 0 काटेंगे, 1 0 से 1 0 काटेंगे, 6 18 6 दूना 12, यानी कि यहाँ से करेंगे तो 5, यानी कि कितना आ गया 15%। यानी कि उस वस्तु को अगर 1380 रुपये में अगर बेचता है तो उसको 15% का लाभ होता है। और पहले जो शुरू में बात किया था कि 10% पे बेचा था तो परसेंटेज में कितना का वृद्धि हुआ? देखिए 5% का क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। यही वृद्धि पूछ रहा था। तो चलिए 17 का ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा से ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि 90 मेज का क्रय मूल्य 60 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात कर रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम पहले भी आपको बताए हैं कि जो विक्रय मूल्य दिया हुआ रहता है उसको क्रय मूल्य मान लेते हैं और जो क्रय मूल्य दिया हुआ रहता है उसको क्या मान लेते हैं? विक्रय मूल्य मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि 90 मेजों का क्रय मूल्य यानी कि इसको क्या मान लेंगे? सेलिंग प्राइस मान लेंगे 90। ठीक है, अब क्रय मूल्य मानने के लिए विक्रय वाला को मान लेंगे, विक्रय मूल्य वाला को, तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब इसी का तो लाभ पूछ रहा है तो लाभ बराबर हम यहाँ से निकाल देंगे। बताइए कि 60 रुपये का कोई वस्तु खरीदा 90 रुपये में बेच दिया तो कितना 30 रुपये का लाभ हो गया। कितना में? 60 रुपये में। इसी को परसेंटेज हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो 30 दूना कितना 60, 2 से कितना 50 बार में, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इस पूरे लेन देन में कितना 50% का लाभ हुआ होगा। ठीक है, जो कि 18 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा तो सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं।
चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज है जिसमें बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर और ई एफ बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 144 है, तो डी ई एफ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ दिया हुआ है। ठीक है, समरूप मतलब होता है कि एक जैसा। ठीक है, इसमें जो दिया हुआ है कि मान लीजिए कि कोई त्रिभुज है ए बी सी दिया हुआ है और एक त्रिभुज और दिया हुआ है, ये दिया हुआ है डी ई एफ। इसका जो भुजा दिया हुआ है, तो एक भुजा 4 दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर बी सी बराबर, और ई एफ बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके अनुसार जब समरूप होता है तो हम ये लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर भुजाओं का क्या होता है, स्क्वायर सिर्फ हो जाता है। ठीक है, तो बी सी का स्क्वायर बटा ई एफ का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 144 दिया हुआ है, बस वैल्यू पुट कर देंगे। इसका हमको निकालना है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल हम लिख दे रहे हैं बराबर ई एफ बी सी का कितना, बी सी दिया हुआ है 4, तो 4 का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और ई एफ बराबर 7, 7 7 कितना हो जाएगा 49। अगर यहाँ पे अगर लिखें, अगर तिरछा तिरछी अगर मल्टीप्लाई करें तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर लिख सकते हैं, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना 149 गुना 144 गुना 49 डिवाइडेड बाई कितना 16। अगर यहाँ से करेंगे तो 16 9 कितना होता है 44 से होता है। अगर 9 और 49 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 81 के एक हाथ में 8 और 9 चौके 36 और 8 कितना होता है 44। यानी कि बोल सकते हैं कि त्रिभुज डी ई एफ का जो क्षेत्रफल हो जाएगा 441 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि 19 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा तो हमारा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर टिकी है। ठीक है, यह जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार से सीढ़ी के पैरों की बीच की दूरी है, ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए बोल रहा है कि एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी है। ठीक है, एक दीवार है, इससे एक सीढ़ी लगा हुआ है। ठीक है, इसका जो लंबाई जो है कितना 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि जमीन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अब बोल रहा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी फाइंड करना है। ठीक है, यही फाइंड करना है। तो हम बोल सकते हैं कि क्या है, इसको पी मान लेंगे, इसको बेस मान लेंगे और इसको कर्ण मान लेंगे, हाइपोटेनियस, यानी परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस, यानी बोले तो लंब आधार और कर्ण। तो यहाँ से अगर बात करें तो हम ये दो वैल्यू हमको इसको और इसमें कॉम्बिनेशन अगर ज्ञात करना है तो हम ये चीज़ जानते हैं क्या कि b बटा एच बराबर क्या लिखते हैं कॉस थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना है 60 है। चलिए 60 कर देते हैं। b का वैल्यू कितना है x मान लेंगे, अब h का वैल्यू कितना है 20। यहाँ से जानते हैं कि cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। ठीक है, 2 से कितना 10 बार में, यानी कि x का जो वैल्यू आ गया 10 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया s, यानी कि इस जो यहाँ से x का जो वैल्यू हो जाएगा तो 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, जो कि 20 का ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का इसी प्रकार से हमारा सेट जो है तो सेट नंबर 27 से समाप्त होता है। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले दिन